हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी जीडी के लिए फ्रेंड्स जो है 4 फरवरी से लेकर 4 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक एसएससी जीडी में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों के जीके जीएस तथा हिंदी के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जिन भाइयों एवं बहनों का भी पेपर नहीं हुआ है वह वीडियो ज़रूर देख कर जाए, क्योंकि फ्रेंड जो है क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। मैंने जो 4 फरवरी को एनालिसिस कराया था 5 फरवरी में उससे 2 क्वेश्चन मिले थे, इसलिए आप सभी जो है वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से पता चल जाए। चलिए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर क्या है? कहाँ का है कथकली? केरल का। केरल का जो है कथकली और मोहिनीअट्टम, ये केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है या संगीत, अभिनय और नृत्य का मिश्रण है। कथकली में भारतीय महाकाव्यों की महाकानियों को नाट्य रूप दिया जाता है। मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कथकली जो है, जो शास्त्रीय नृत्य है, इसमें जो महाकाव्य की कहानियाँ हैं उसे नाट्य रूप प्रदान किया जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आप सभी से पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है यह किस वर्ष शुरू की गई थी, ये आप सभी से पूछा गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, जिसे PMRY भी कहते हैं, को 2 अक्टूबर 1993 में, कब? 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों से लोन दिया जाता था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना सृजन कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2008 में की गई। अगर आप सभी से पूछा जाए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तब आप सभी का आंसर जो होगा वो 1993 होगा। लेकिन अगर आप सभी से यह पूछा जाए कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 2008 में। अंतर देख लीजिए, यहाँ पर योजना है, यहाँ पर सृजन है, यही अंतर है बस। जब योजना पूछा जाएगा तो आप 1993 टिक करेंगे, और जब सृजन पूछा जाएगा तो आप 2008 टिक करेंगे। आप सभी के एग्जाम में यह पूछा गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु M.K. सरोजा किस नृत्य से संबंधित हैं? गुरु M.K. सरोजा जो हैं वह किस नृत्य से संबंधित है, ये आपसे से पूछा गया था। तो गुरु M.K. सरोजा जो हैं फ्रेंड्स, वो किससे संबंधित है? वो भारतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भारतनाट्यम से। गुरु M.K. सरोजा भारतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। ये भारतनाट्यम की शिक्षिका और प्रतिपादक हैं। भारतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई थी। बात कर लें कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है। असम किस सत्रिया कहाँ का है, तो असम का है। अगर बात कर लें कि जो दोस्तों कथकली कहाँ का है, केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, वो भी केरल का है। अगर मणिपुरी बात करें कहाँ का है, तो मणिपुरी भी मणिपुर का है। उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। इसे आप याद कर जाइएगा। इनके बारे में और देख लें, इनसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरोजा वैद्यनाथन की भी भारतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। ये एक कोरियोग्राफर और गुरु भी थी। उन्हें भारत सरकार ने साल 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 परीक्षा लीक दोषियों पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? जो अभी परीक्षा यूपीपी की लीक हुई थी, उसी के बाद जो सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 आया था, उसके अनुसार जो परीक्षा लीक दोषी होते हैं उनके ऊपर कितने लाख का जुर्माना लगाया गया था, ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? 1 करोड़ का। कितना? 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। नेक्स्ट, माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है 29 अगस्त 1831 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1831 में। कब? 29 अगस्त 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है? वह कौन सा पौधा है जिसका फल जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है? तो राइट आंसर क्या है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो फल होता है उसका ऊपर की तरफ बढ़ता है, इस पौधे का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी भी कहते हैं, का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपसे इसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? यूपीएससी का वर्णन जो है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में किया गया है। इसके बारे में आप सभी विस्तार पूर्वक देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसे कहते हैं का वर्णन किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े कुछ प्रावधान हैं, इन्हें देख लें आप। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा, ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद 316 में यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संघ लोक सेवा है, जो वहाँ पर आईएएस अधिकारी होते हैं, उनकी कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 316 में ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद 317 में क्या कहा गया है? तो यूपीएससी और एसपीएससी के सदस्यों को हटाने एवं निलंबित करने का प्रावधान किया गया है। मतलब अगर बात कर लें कि जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, उन्हें हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 317 में किया गया है। 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। और 319 में जो है आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध किया गया है। बात करें 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। और 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से जुड़े प्रावधान हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन दोबारा आपसे एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की क्या चुनौती थी? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी उसकी क्या चुनौती थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 में दोस्तों, यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1961 से 1966 के बीच इसका कार्यकाल था। इसके बीच जो चुनौतियाँ आई थी उसे आप देख लें। इसमें 1962 में भारत चीन की युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरी की उजागर की थी। मतलब 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की सबसे पहली जो चुनौती थी यह थी। उसके बाद देखते हैं 1965 से 1966 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। और उसके बाद 1966 में जो है भारत में भीषण अकाल पड़ गया, मतलब सूखा पड़ गया। इसके कारण भी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसकी भी यह एक चुनौती बनी। उसके बाद युद्धों की वजह से मुद्रास्फीति घटी, मतलब मुद्रा की वैल्यू जो है वो घटती चली गई युद्धों के कारण। लक्ष्य वृद्धि अगर बात कर लें कि कितनी थी तीसरी पंचवर्षीय योजना की, 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि कितनी हो पाई है? तो 2.8% ही हो पाई थी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, साल 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? साल 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 153 नंबर की जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था? पहला एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था? हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था? तो गेहूं उत्पादन से था। किससे था? गेहूं उत्पादन से था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर बात कर ले कितने से कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। अगर बात करें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो यूएसए से ग्रहण किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में कितने हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने हैं? वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और जब संविधान लागू हुआ था तो कितने हमें मौलिक अधिकार प्राप्त थे? तो 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। लेकिन 7वां मौलिक अधिकार जो था उसे कब हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसे हटा दिया गया तथा उसे 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। 7वां मौलिक अधिकार वह कौन सा था? तो संपत्ति का अधिकार जब था वो मौलिक अधिकार था पहले हमारा, लेकिन उसे हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो फ्रेंड्स,
आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक विधायिका। ये जो होते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है? स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है? तो स्मृति मंदाना जो है महिला क्रिकेट टीम के, स्मृति मंदाना जो है वो क्रिकेट टीम से संबंधित है। किस क्रिकेट से? तो महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं, वह बल्लेबाजी करती हैं। स्मृति मंदाना को महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। चलिए स्मृति मंदाना से जुड़े कुछ जो पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें भी देख लें। तो स्मृति मंदाना का जन्म मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था। स्मृति मंदाना भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे कम उम्र की कप्तान है। स्मृति मंदाना को साल 2018 में बीसीसीआई ने सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना था। साल 2018 में आईसीसी ने उन्हें महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना था। साल 2019 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, स्मृति मंदाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्मृति मंदाना ने साल 2024 में 4 वनडे शतक लगाए हैं। ये भी आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आया था कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए इसके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं, ताकि आप सभी से यहाँ से और एग्जाम अगर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो आप सभी का छूटे ना। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह बैठक नई दिल्ली के संविधान हॉल में आयोजित की गई थी। आज इसे संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। आइए देखते हैं संविधान सभा से जो जुड़ी खास बातें हैं, इसे भी आप देख लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन 1946 की योजना के तहत किया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया है? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कब आया था भारत में? तो 1946 में आया था। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने में लगभग 3 साल का समय लिया था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अंतिम सत्र की बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुई थी। आगे देखते हैं, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? नीरज चोपड़ा जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। वे एक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। नीरज चोपड़ा ने कई पदक जीते हैं। इनके बारे में कुछ खास बातें हैं, जो इन्होंने पदक जीते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने 2022 में डायमंड लीग का खिताब जीता था। नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, नीरज चोपड़ा को मार्च 2022 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखते हैं, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या किसने की थी या कब की थी? ये आपसे से पूछा गया था। शुंग वंश के अंतिम शासक जो देवभूत थी उनकी हत्या कब या किसने की थी? तो कब की थी? 73 BC में की गई थी। तो कब की थी गई थी? 73 BC में की गई थी। किसने की थी? ये आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। देवभूत की हत्या उनके सेनापति ने की थी। देवभूत जो है शुंग वंश के अंतिम शासक थे। देवभूत के बारे में कुछ जानकारी है। देवभूत जो है शुंग वंश के 8वें राजा थे। उन्होंने 83 BC से 83 ईसा से ईसा पूर्व से, जिसे BC बोल सकते हैं आप, 73 ईसा पूर्व तक शासन किया। भगभद्र के बाद देवभूत शुंग वंश के राजा बने थे। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शुंग वंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो जो
पुष्यमित्र थे वो शुंग वंश के संस्थापक थे। आगे देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर दी थी और पुष्यमित्र के जो पुत्र थे अग्निमित्र शुंग। कुल मिलाकर फ्रेंड्स यहाँ से आप याद करें कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। बस आगे देखते हैं। कोलकाता का कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल किया गया है? कोलकाता का कौन सा जो सांस्कृतिक त्यौहार है यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो दुर्गा पूजा। किसे? दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महारवाड़ सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महारवाड़ सत्याग्रह की जो सत्याग्रह का आंदोलन था की शुरुआत कब की थी? तो महारवाड़ सत्याग्रह जो 1927 में, कब? 1927 में भारत के महाराष्ट्र के महाड़ शहर से शुरू हुआ था। इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में यह खड़ा है। बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में इस अहिंसक विरोध ने भारत में दलित समुदाय के लिए सामाजिक न्याय, समानता और नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। यहाँ से आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो महारवाड़ सत्याग्रह आंदोलन हुआ था किस लिए हुआ था? तो जो दलित समुदाय के लोग थे उनके सामाजिक न्याय, समानता और नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। आगे देखते हैं। हरित क्रांति से भारत में क्या लाभ हुआ था? ये आपसे पूछा गया था। हरित क्रांति से भारत में क्या लाभ हुआ था? तो हरित क्रांति से भारत में कृषि क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। इससे किसानों की आय बढ़ी और भूखमरी कम हुई। हरित क्रांति के कुछ प्रमुख फायदे ये रहे हैं। हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इससे भारत खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में तकनीकी उन्नति हुई। इससे कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण बढ़ा। इससे किसानों की आय बढ़ी और जीवन स्तर सुधरा। इससे गरीबी और भूखमरी कम हुई। अब इसे छोड़ सकते हैं आप। यहाँ ये देख सकते हैं हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। पूरे विश्व की बात हो रही है। हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। अब भारत में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने। किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने। चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वह कब शुरू हुई थी? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 के बीच चली हुई या लागू हुई थी। यह योजना जो थी स्थिर विकास और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने पर केंद्रित थी। इस योजना को गॉडगिल फार्मूले पर आधारित बनाया गया था। आगे देखते हैं। राज्यसभा का नियम कौन बनाता है? राज्यसभा का नियम कौन बनाता है? तो राज्यसभा का जो नियम है वो कौन बनाता है? नियम समिति बनाता है। कौन? नियम समिति जो होती है वो राज्यसभा का नियम बनाती है। अगर बात कर लें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 80 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 81 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। अगर बात कर लें कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में जो है संसद का वर्णन किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। हिंदी का क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था कि वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द बताइए। वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द बताइए। तो अपवृष्टि होता है। क्या? अपवृष्टि जो होता है वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है। और यह आपसे से कन्फर्म तो नहीं है लेकिन पूछा गया था श्राप जो होता है इसका विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द, ऐसा कुछ पूछा गया था आप सभी के एग्जाम में। अगर आपसे से श्राप का जो विलोम शब्द पूछ जाए तो आशीर्वाद होगा। पर्यायवाची मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? ये आपसे से क्वेश्चन पूछा गया था। तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 2000 से 2004 के बीच जो है उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में सेवा दी है। उसके बाद
14 से 2021 तक झारखंड के नवे राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। यहाँ आप सभी का आंसर जो बनेगा झारखंड बनेगा। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की नई राज्यपाल बनी थी। आगे देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि जो हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी उनका समय कब से कब था, ये भी आप देख लें ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपसी का गलत ना हो। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974। ये आप याद रखिएगा, जो तीसरी और चौथी के बीच 3 साल का गैप किया गया था बीच में, इसे आप याद रखिएगा। यहीं पर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 तक चली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978 तक चली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना से कल 4 फरवरी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने समय से पूर्ण पहले ही समाप्त कर दी गई थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि यह 4 ही साल चली थी। उसके बाद देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1980 से 1985 तक चली थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 1997, और नवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2000 तक चली थी। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। ये सब आप याद कर जाइएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से बार बार आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था। तो उनकी माता का नाम जो था मोरा था। क्या था? मोरा था। ये आप याद रखिएगा। इनके बारे में और देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मोरा था। वे नंदवंशी राजा महापद्मनंद की दूसरी पत्नी थी। मोरा एक भील जनजाति से थी और भारत के मध्य भाग में रहती थी। चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी कुछ बातें हैं, इसे आप देख लें। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला सम्राट माना जाता है। उनका जन्म जो है 340 ईसा पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दुर्धरा और हेलेना से विवाह किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में अंतिम दिनों में राजपाट छोड़कर जैन धर्म को अपना लिया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस धर्म से संबंधित थे, तो जैन धर्म से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था, तो मोरा था। ये आप याद रखिएगा। वो क्या थी, भील जात की थी। आगे देखते हैं, अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल जो होता है किसको सलाह देता है, तो अटॉर्नी जनरल भारत के सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। किसे देता है, तो भारत के सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य वैध कर्तव्यों का पालन करता है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बीच उनके कर्तव्यों के संबंध में कोई अंतर नहीं है, सिवाय कि अटॉर्नी जनरल के पास सॉलिसिटर जो है जनरल पर सर्वोच्च शक्ति होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर यह आप सभी को याद रखना है, जो सॉलिसिटर होता है वह अटॉर्नी जनरल की मदद करता है। अटॉर्नी जनरल जो होता है भारत सरकार की मदद करता है कानूनी मामलों पर। ये आप सभी को याद रखना है बस। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं में सबसे अधिक अंतर वाला राज्य, मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य में महिला और पुरुषों के बीच संख्या का अंतर काफ़ी ज़्यादा था, तो राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में था। ये आप याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था और इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है, ये आपसे से पूछा गया था। हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है, तो हॉकी के मैदान की लंबाई जो है 9.40 मीटर होती है और 55 मीटर चौड़ा होता है। मतलब 91.4 मीटर जो है लंबा होता है और 55 मीटर चौड़ा होता है। यह मैदान समतल भूमि पर होता है और आमतौर पर जो है सिंथेटिक घास के ढाक से ढका होता है। आगे देखते हैं, टाइम आउट किस खेल से संबंधित है।
टाइम आउट किस खेल से संबंधित है? तो टाइम आउट जो होता है क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। क्रिकेट में टाइम आउट का एक अनोखा आउट होने का तरीका है जो तब होता है जब नया बल्लेबाज विकेट गिरने या किसी खिलाड़ी के रिटायर हर्ट होने के बाद तय समय में क्रीज पर नहीं पहुंचता है। अगर वह समय पर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे टाइम आउट दे दिया जाता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो केचुलापुरम गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई? केचुलापुरम से गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई? तो किससे दोस्तों? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, उत्तर भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? उत्तर दक्षिण भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो राइट आंसर क्या है? केरल। केरल की जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। हरित क्रांति किस प्रकार के कृषि पर बल देती है? हरित क्रांति जो है किस प्रकार की कृषि पर बल देती है? तो गेहूं और चावल के उत्पादन पर यह अधिक बल देती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है दोस्तों 74.04% थी। कितनी थी? 74.04% थी। उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नास्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? नास्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो आस्तिक जो होता है नास्तिक का विलोम शब्द होता है। उसके बाद दोस्तों जो है गद्यांश से आपसे के एग्जाम में जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद पर्यायवाची से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया था और इसके बाद दोस्तों रचना से क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। जो दोस्तों क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है वो आप सभी को नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है जो क्वेश्चन आप सभी को कराया जाए बिल्कुल रियल क्वेश्चन कराया जाए। फेक क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है। चीन में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं? ये आपसे से पूछा गया था। चीन में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो चीन में जो है फ्रेंड्स तो बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। चीन में बौद्ध धर्म को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं नीचे आप सभी को ज़्यादा जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में मिलेगी। जो 2023 के अनुमानों के मुताबिक जो है चीन में करीब 47 करोड़ मतलब 47 करोड़ बौद्ध धर्म के लोग थे। चीन में बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं हैं। हान भाषा में प्रचलित बौद्ध धर्म, तिब्बती भाषा में प्रचलित बौद्ध धर्म और पाली भाषा में प्रचलित जो है बौद्ध धर्म। तिब्बती बौद्ध धर्म को चीन के तिब्बत सत्यात प्रदेश, भीतरी मंगोलिया, स्वायत्त प्रदेश और छिंगहाई प्रांत में प्रचलित है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे इसे नहीं पूछा जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए आप इसे देख सकते हैं। पाली, उसके बाद देखते हैं पाली भाषा की जो बौद्ध धर्म है वो यूनान प्रांत के चिसवांग, पानान, ताई, सेतात प्रेक्चियर, तेहोंग ताई और सिंगपो सयात प्रेक्चियर और सी मायो आदि क्षेत्र में प्रचलित हैं। ये आप उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इतना जान लीजिए जो चीन में सबसे अधिक किस धर्म के लोग निवास करते हैं, तो बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। ये आप याद रखिएगा बस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि रोप नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जो है नृत्य है? तो राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर का। रोप नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद आपसे इसे पूछा गया था चापचरकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चापचरकूट जो है किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे इसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? मिजोरम। कहाँ पर है? मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। चापचरकूट त्यौहार जो भारत के मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। यह मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है। चापचरकूट त्यौहार के बारे में नीचे और जानकारी है। इस त्यौहार का मतलब है उस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला त्यौहार जब काटे गए
बाँस और पेड़ों को झूम खेती के रूप में जलाने के लिए सूखने का इंतजार होता है, तभी यह त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाप चरकूट जो उत्सव है कब मनाया जाता है। तो जब जो कांटेदार बाँस होते हैं उन्हें काटा जाता है और उन्हें जब सुखाया जाता है तो सूखने का इंतजार जब किया जाता है, उसी के दौरान चाप चरकूट जो है उत्सव मनाया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत जो है 1450 से 1700 ईस्वी में झुइपुई नामक गांव से होने का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चापचरकूट त्यौहार है यह किस गांव से शुरुआत हुई इसकी। तो सुईपुई जो नामक शहर है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। साल 1962 में इस त्यौहार को फिर से जीवंत फिर से जान लीजिए फिर से इसे पुनर्जीवित किया गया। यह त्यौहार राज्य में एक सामाजिक अवकाश है। मुख्य समारोह में पारंपरिक बाँस नृत्य, चेरो और अन्य नृत्य किए जाते हैं। इस त्यौहार का आनंद सभी उम्र के लोग उठाते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के भाग 3 में क्या है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों को अतिक्रमण से बचाने के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा भी दी गई है। जो संविधान के भाग 3 में कुछ शामिल अनुच्छेद हैं उन्हें आप देख लेते हैं। 14 से 18 में जो है समानता का वर्णन किया गया है। फिर 19 से 22 में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है और 23 से 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन किया गया है। उसके बाद 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद 29 से 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपविचार का अधिकार दिया गया है। संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से कानूनी उपचार किया जा सकता है। आगे देखते हैं बादल कहाँ बनते हैं। बादल कहाँ बनते हैं, तो बादल जो होते हैं वो कहाँ पर, क्षोभ मंडल में बनते हैं। कहाँ पर, क्षोभ मंडल में। बादल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी क्षोभ मंडल में बनते हैं। क्षोभ मंडल में कुछ और जानकारी ले लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे फिर दोबारा। क्षोभ मंडल के बारे में, क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। क्षोभ मंडल में ही हम रहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इस परत में धूल के कण और जलवाष्प होते हैं। क्षोभ मंडल में ही मौसमी जुड़ी घटनाएं भी होती हैं, जैसे बादल, बारिश, कोहरा और ओलावृष्टि जो है ये सब कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने के साथ साथ हवा का दबाव कम होता जाता है और तापमान घटता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ने पर जो हवा का दबाव घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, तो घटता है। आगे देखते हैं बादल कैसे बनते हैं, ये भी आप देख लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूरज की रोशनी से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। इससे नदियों, झीलों और महासागरों का पानी जो है गर्म होकर वाष्पित हो जाता है। यह वाष्पित पानी जो है जल वाष्प नामक गैस में बदल जाता है। जब यह जल वाष्प हवा में ऊपर उठता है तो ठंडा होकर वापस तरल में बादल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, थॉमस कप 2022 किसने जीता। थॉमस कप 2022 किसने जीता है, तो भारत 2022 के संस्करण में खिताब धारक इंडोनेशिया को 3-1 से हराकर थॉमस कप जीतने वाला छठा देश बन गया है। चीन 2024 का संस्करण हो उसमें मौजूदा चैंपियन है, ये आप याद रखिएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर पूछा गया था 2022 में थॉमस कप किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। किसने जीता है, भारत ने जीता है। किसे हराकर जीता है, तो इंडोनेशिया को हराकर जीता है। कितने से, 3-0 से हराकर। आगे देखते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महानोबिलिस मॉडल पर आधारित है, तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महानोबिलिस मॉडल पर आधारित है। आगे देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में खेला गया, तो राइट आंसर क्या है, तीसरा संस्करण खेला गया। कौन सा, तीसरा। उसके बाद देखते हैं भारत में योजना आयोग बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में योजना आयोग बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ पर जूम कर ले ताकि आप सभी को दिखाई दे। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में योजना आयोग बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर में सुधार करना और रोजगार के अवसर पैदा करना था। ये यहाँ पर इतने इम्पॉर्टेंट है, इसे आप छोड़ सकते हैं जो नीचे लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
नेहरू की अध्यक्षता में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। ये आप याद रखिएगा, ये आपसे से पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 को किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, ये आपसे से पूछा जा सकता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। वे एक मुसलमान नेता थे और महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी में आज़ादी के संघर्ष में हिस्सा भी लिया था। इनके बारे में और जानकारी ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में जो जानकारी अलग से है, उनका जन्म कब हुआ था? 1890 में हुआ था। वे सीमांत गांधी और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। उन्हें बच्चा खान भी कहा जाता था, बादशाह खान भी कहा जाता था, ये भी आप याद रखिएगा। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का एक सामाजिक संगठन भी बनाया था। उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा के पठानों को अहिंसा और गैर अध्यापित के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। आगे देखते हैं, रामनाथ राघवन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये मृदंगम से जुड़े हुए हैं। मौर्य साम्राज्य के बिहार में किस स्थान पर जो हैं साक्ष्य पाए गए थे? तो कुम्हरार में पाए गए थे, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, मौलिक अधिकार का उल्लंघन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 12 से 35 में किया गया है। किस अनुच्छेद में? 12 से 35 में किया गया है। भाग 3 में किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है? तो DPSP का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, रंगराजन समिति संबंधित है। रंगराजन जो समिति थी वो किससे संबंधित है? तो रंगराजन समिति गरीबी विनिवेश और पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़ी हुई है। गरीबी के बारे में देख लें तो साल 2012 में गठित रंगराजन समिति ने देश में गरीबी के स्तर का आकलन किया था। इस समिति ने गरीबी रेखा की गणना परिवारों के हिसाब से की थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रंगराजन समिति जो है गरीबी का आकलन किसके तौर पर की थी? तो परिवार जो गणना की थी वो परिवारों के हिसाब से की थी। आगे देखते हैं इसके बारे में। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय की सिफारिश भी की थी। इस समिति ने गरीबी रेखा तय करने के लिए तेंदुलकर पद्धति का इस्तेमाल किया था, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रंगराजन समिति जो है वो उन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया था? तेंदुलकर समिति पद्धति जो है इसका प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, वर्ष 2024 में किस राज्य को वर्ष 2024 में किस सर्वश्रेष्ठ किसे यहाँ पर सॉरी दोस्तों वर्ष 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार प्रदान हुआ था? तो महाराष्ट्र को। किसे? महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ था। पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? ऐसा पूछा गया था, या फिर पूछा गया था भांगड़ा नृत्य किस राष्ट्र से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? पंजाब। किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आया था, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल जो होते हैं वो राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अगर बात कर लें कि राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। आगे देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? या फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा गया था। एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन दो में से एक क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? या फिर पूछा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? तो लक्ष्य जो था फ्रेंड तो 4.5% था। कितना था? 4.5% था। अब बात कर लें कि किस मॉडल पर आधारित थी? तो महानिवोलिस मॉडल पर यह आधारित थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, चिराओबा किस राज्य का त्यौहार है? ये आपसे इसे पूछा गया था। चिराओबा किस राज्य का त्यौहार है? तो चिराओबा जो है मणिपुर का त्यौहार है। कहाँ का? मणिपुर का त्यौहार है, ये भी आप याद रखिएगा। और आपसे इसे पूछ लिया जाए कि हॉर्नबिल किस राज्य का त्यौहार है? तो हॉर्नबिल जो है नागालैंड का त्यौहार है। उगादि किस राज्य का है? तो उगादि जो है आंध्र प्रदेश का है। बिहू किस राज्य का है? असम का है। अगर बात कर लें कि कर्मा पूजा कहाँ का है? तो वो भी असम का है, ये भी आप याद ऋग्वेद के ऋचाओं
की संख्या कितनी है? ऋग्वेद के ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10 है 580, मतलब 1580 जो है ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं इनकी संख्या इतनी है। ये टोटल है, कितनी है ये फ्रेंड्स, किन की बात हो रही है? ये टोटल की बात हो रही है, कुल इतनी है, जिसमें से 108 जो हैं वो रिपीट हैं। आगे देखते हैं, चंद्रशेखर राव किस पार्टी से संबंधित हैं? जो चंद्रशेखर राव हैं वो किस पार्टी से संबंधित हैं? तो भारत राष्ट्र समिति से। किससे हैं? भारत राष्ट्र समिति से हैं, जिसे क्या कहते हैं? BSS कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, PRS कहते हैं। आगे देखते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खाद्य अनाज उत्पादन और रोजगार उत्पादकता जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस भाग में उल्लेखित हैं? पूछा गया था भारतीय संविधान के किस भाग में DPS का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करें 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। अगर बात करें कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। नागरिकता का वर्णन जो है भाग 2 में किया गया है। भाग 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व कप 2023 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन थे? विश्व कप 2023 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन थे? तो मोहम्मद शमी थे। कौन थे? मोहम्मद शमी थे। आगे देखते हैं, जल संरक्षण के लिए सबसे अधिक प्रभावी विधि कौन सी है? जल संरक्षण के लिए सबसे अधिक प्रभावी विधि कौन सी है? तो स्नान करते हुए कम जल का प्रयोग करना ही जो जल संरक्षण के लिए सबसे अधिक प्रभावी विधि है। आगे देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी सबसे अधिक है? तो दादर नागर हवेली में गरीबी जो है सबसे अधिक है। सबसे कम बात कर लें तो पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, उसमें सबसे कम गरीबी है। आगे देखते हैं, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है? जो ऋग्वेद के मंत्र हैं इन्हें क्या कहा जाता है? ये आपसे से पूछा गया था, तो इन्हें ऋचा कहा जाता है। क्या? ऋचा कहा जाता है। कुल अगर बात करें ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 जो हैं कुल सूक्त हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ये 4 वेद हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 108 है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक ऋण का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक ऋण का क्या अर्थ होता है? तो सार्वजनिक ऋण का अर्थ होता है केंद्र सरकार द्वारा लिया गया कुल ऋण, उसी को ही क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होता है? चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होता है? तो चंद्रहास का पर्यायवाची जो होता है तलवार और खड़ग होता है, ये भी आप याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे UPSC भी कहते हैं, के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? श्रीमती प्रीति सूदन। श्रीमती प्रीति सूदन जो है UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, आपसे को बता दें कि एक वीडियो मैंने 5 से 10 मिनट का बनाया है, जिसमें वर्तमान में कौन क्या है यह पूरा टॉपिक कवर कराया है। आप वह वीडियो देख लें ताकि एक भी क्वेश्चन इससे गलत ना हो पाए, क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ 4 फरवरी से लेकर लगातार अक्सर एक ना एक शिफ्ट में यह जरूर पूछा जा रहा है वर्तमान में कौन क्या है, तो इसे आप देख कर जाइएगा। चलिए इनके बारे में और देख लें। श्रीमती प्रीति सूदन जो है 1 अगस्त 2024 को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पिछले UPSC अध्यक्षों की सूची अगर देखें तो ये सब आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आप सभी इतना याद कर लें कि वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती प्रीति सूदन है। आगे देखते हैं, 1919 में किस समिति की स्थापना की गई थी? 1919 में किस समिति की स्थापना की गई थी? ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आया था, इसलिए आप सभी को जो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसे बताने जा रहा हूँ कि 1919 में किस समिति की अध्यक्ष स्थापना की गई थी? तो खिलाफत समिति, जिसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन 1919 से 1924 के बीच चला था, जो भारतीय मुस्लिम आंदोलन था के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 1919 में बम्बई में किया गया था। तो 1919 में किसका गठन किया गया था? तो खिलाफत समिति या फिर भारतीय मुस्लिम आंदोलन की स्थापना की गई थी।
मार्च मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। 1919 से शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन मुसलमानों और हिंदुओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साझा मंच पर लाया, जो असहयोग आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी बना। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, या फिर भारतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु। तो पेरेंट्स आप को बता दें कि जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, शास्त्रीय नृत्यों से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में जरूर पूछा जा रहा है। इसलिए आप सभी जरूर इसे पढ़कर जाइएगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चन गलत ना होने पाए। अधिकतर तो यह पूछा जा रहा है कि जैसे भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, असमिया शास्त्रीय किस राज्य का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, कथक कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी इसे जरूर याद कर जाइएगा। बता दें आप सभी को, जो भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है, कथकली जो है और मोहिनीअट्टम जो है केरल का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है, उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का है, सत्रिया कहाँ का है, असम का। इस प्रकार आप सभी को भी याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आप सभी के गलत ना हो। चलिए, भारतनाट्यम से रिलेटेड जो क्वेश्चन और बन सकते हैं उसे भी देख लें। भारतनाट्यम की उत्पत्ति दक्षिणी भारत में मंदिरों में हुई थी। इसे देवदासियों ने विकसित किया था, इसलिए इसे दासीअट्टम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारतनाट्यम का अन्य नाम क्या है, तो दासीअट्टम में इसे कहते हैं। भारतनाट्यम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से प्रेरित है। 20वीं सदी की शुरुआत में जो है कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी ने इस नृत्य को फिर से स्थापित किया था। कला और संस्कृति विश्वविद्यालय केरल में भारतनाट्यम सिखाने वाले छात्रों ने कला मंडन शैली भी विकसित की थी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1951 से लेकर 1991 तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। 1951 से लेकर 1991 तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। तो 1951 से लेकर 1991 के बीच भारत में 8 पंचवर्षीय योजना जो है बनाई गई थी या लागू की गई थी, जो इस प्रकार हैं। आप सभी यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। अगर बात कर लें कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक चली थी, दूसरी जो है वो 1956 से 1961, तीसरी जो है 1961 से 1966, चौथी जो है 1969 से 1974। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 साल का गैप बीच में आ गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है, किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच 3 साल का गैप हुआ था, तो तीसरी और चौथी के बीच। उसके बाद देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990 और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। एक क्वेश्चन दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य था। इसके बारे में और देख लें, सिक्किम की आबादी जो थी 11 में भारत की कुल जनसंख्या में सिक्किम का योगदान जो है 0.05% था। साल 2011 की जनगणना में जुड़ी जो बातें और देख लें, 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। उसके बाद देखते हैं 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है नागालैंड की जनसंख्या में गिरावट आई थी। और साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम था। उसके बाद लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी। यहाँ से कई क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई थी, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा लिंगानुपात सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश में था, तो आप सभी का दमन और दीव आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि किस राज्य में गिरावट आई थी जनसंख्या में, तो नागालैंड हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद जरूर रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का
कार्य नहीं करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो राइट आंसर क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं कार्यपालिका के हिस्सा नहीं होते हैं। इनसे रिलेटेड जो और पॉइंट बन सकते हैं उन्हें भी आप देख लें। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक प्रमुख होते हैं। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को मिली है। राष्ट्रपति संविधान के मुताबिक सीधे या अपने अधीन जो इनके अंडर अधिकारी होते हैं उनके जरिए अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। जिस देश में राष्ट्रपति होता है वह आध्यात्मक कार्यपालिका होता है। आगे देखते हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री होता है वह संसदीय कार्यपालिका होता है। आगे देखते हैं। 2022 में हुए एशियाई गेम्स में भारत का कौन सा स्थान था? 2022 में हुए एशियाई गेम्स में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का चौथे नंबर का स्थान था। कौन सा था? चौथे नंबर का। इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। कितने? 107 पदक जीते थे, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक शामिल थे। साल 2022 में एशियाई खेल चीन के होंगसो में आयोजित किए गए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने कई रिकॉर्ड बनाए थे। आगे देखते हैं। भारत ने एक दिन में 15 पदक जीते थे। भारत ने 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। भारत ने महाद्वीपीय मल्टी स्पोर्ट योजना में सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। भारत ने महिला कबड्डी टीम के जरिए स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुकी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने अब तक कितनी बार एशियाई गेमों का मेजबानी किया है? तो 2 बार। कब? 1951 में पहली बार और दूसरी बार जो 1982 में की थी। आगे देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास करना ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें भांगड़ा नागल बांध भी बनाया गया था, ये भी आप सभी को पता होगा, सतलज नदी पर। आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के बाद किस समिति का गठन किया गया था? तो मजलिस ए अहरार ए इस्लाम जो है इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की गठन का वर्णन किया गया था? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो अनुच्छेद 40 में किया गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो सैन्य शक्ति जो है वो राज्यपाल के अंदर नहीं होती है, क्योंकि जितने भी सैन्य, अगर बात कर लें कि जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना के प्रमुख अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। इन सब की पावर जो है राष्ट्रपति के पास होता है। आगे देखते हैं। डीपीएसपी का वर्णन, डीपी जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, इसका वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में। अब बात कर लें अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। बता दें फ्रेंड्स, डीपीएसपी से लगातार आप सभी के अक्सर हर शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर जाइएगा। आगे देखते हैं। किस भारतीय नर्तक ने, नृत्य ने नहीं, यहाँ पर नर्तक होगा, किस भारतीय नर्तक ने छऊ में 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो राइट आंसर क्या है? तपन कुमार पटनायक ने। किसने? तपन कुमार पटनायक ने जीता था। प्राचीन काल में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी? प्राचीन काल में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी? तो ज्यामितीय डिजाइन की जाती थी। कैसी? ज्यामितीय डिजाइन। इसमें मछली, पशु और मानव का चित्र भी बनाया जाता था। आगे देखते हैं। हल्दा त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? हल्दा त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? तो बात कर लें हल्दा त्यौहार, तो ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। नेक्स्ट, वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? ऐसा क्वेश्चन आया था। वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो तरु कहते हैं उसे, पेड़ भी कहते हैं, आगम भी कहते हैं वृक्ष को। उसके बाद हिंदी में दूसरा क्वेश्चन आया था कि कोयल का पर्यायवाची क्या होता है? कोयल का पर्यायवाची क्या होता है? तो कोयल का पर्यायवाची जो है कोकिला होता है, काक पाली होता है, सारिका होता है, ये कोयल के पर्यायवाची होता है। राज्य और केंद्र के बीच पृथक्करण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? राज्य और केंद्र के बीच पृथक्करण माने बंटवारा का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची के अनुसार जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है विधायी शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। इस अनुसूची में संघ और राज्य के विषयों को विभाजित किया गया है जिन पर वे कानून बना सकते हैं।
सातवीं अनुसूची में कुछ बातें बताई गई हैं, इसे आप देख लीजिएगा। सातवीं अनुसूची में जो है बताया गया है संघ सूची हो गया, जिस पर जो है केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। राज्य सूची होगी, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची होगी, इस पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बना सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 246 में भी संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से जुड़ी बातें बताई गई हैं, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होगा? तो अनुच्छेद 246 में भी बताया गया है। आगे देखते हैं, भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री कौन है? तो राइट आंसर क्या है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है भारत के वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं। आगे देखते हैं, 1951 से 1956 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? 1951 से लेकर 1956 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो कृषि को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य था। कृषि के लिए ही दोस्तों भांगड़ा नागल बांध परियोजना भी चलाई गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। सतलज नदी पर है। दूसरी, अगला क्वेश्चन हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह भी क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सभी आर्थिक क्षेत्रों में समाज की सक्रिय भूमिका निभाना था। इस योजना के दौरान जो है सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया था। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि जो SST GD का पेपर हो रहा है उसमें अक्सर जो है हर शिफ्ट में जो पंचवर्षीय योजना थी वहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जा रहा है, इसलिए आप सिर्फ पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़कर जाना। आगे देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो कुछ खास बातें आगे हैं उसे भी आप देख लें। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसके तहत जो है 7 व्यापक क्षेत्रों में बजट आवंटित किया गया था। इन क्षेत्रों में सिंचाई और ऊर्जा, कृषि और सामुदायिक विकास, परिवहन और संचार, उद्योग, सामाजिक सेवाएं, भूमिहीन किसानों को पुनर्वास शामिल थे। इस योजना के दौरान जो है भाखड़ा, हीराकुंड, दामोदर घाटी बांध जैसी सिंचाई परियोजना भी चलाई गई थी। सॉरी फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने अभी प्रथम पंचवर्षीय योजना में बता दिया था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भांगड़ा नागल बांध बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। हीराकुंड बांध कहाँ पर? महानदी पर है, ये भी आप याद रखिएगा। दामोदर घाटी जो है परियोजना किस पर है? दामोदर नदी पर है। भांगड़ा जो है सतलज नदी पर है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है उत्तर प्रदेश की आबादी जो है 29.7 मिलियन थी। कितनी? 29.7 मिलियन थी। अब वर्तमान में और भी बढ़ गई है। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश भारत के सबसे कम आबादी वाले, ये मतलब यहाँ पर बताया गया है इन राज्यों में भी जो जनसंख्या है वो मतलब ठीक ठाक है। अगर आप सही से यह बताएं कि भारत के सबसे कम आबादी वाले राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। और आप सभी को बता दें कि फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, साल 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में थी? साल 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो असम था। कौन सा है? असम है। आगे देखते हैं, संगीतकार माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? संगीतकार माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो बांसुरी थी। किससे जुड़े थे? बांसुरी से। बांसुरी से एक फेमस जो है कलाकार कौन है? तो हरि प्रसाद चौरसिया जी भी बांसुरी वादक हैं, ये भी आप याद रखिएगा। कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था आप सभी के एग्जाम में। कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और कथक कहाँ का है? यूपी का है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं,
गुड़ी पाड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पाड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये आपसे से पूछा गया था। तो आर्टिकल 93 जो है लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। अगस्त प्रस्ताव भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। आगे देखते हैं। तीसरी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तीसरी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो गुलमर्ग में। कहाँ पर? गुलमर्ग में हुआ था, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो करते हैं। आगे देखते हैं। कोविड के समय नमूना पंजीकरण के मुताबिक किस राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो राइट आंसर क्या है? नागालैंड। किस में? नागालैंड में। आगे देखते हैं। 2010 में किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? 2010 में किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? तो सत्रिया नृत्य जो है इसे दिया गया है। कहाँ का है ये? असम। ये कहाँ का है? तो असम का है। ये भी आप याद रखिएगा। कहाँ का है? असम का है। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत को आज़ादी मिलने के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इटली जी थे। कौन? क्लेमेंट इटली जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी के नेता थे और उन्होंने 1945 से लेकर 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है। ये भी आप याद रखें। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन और बन सकते हैं उन्हें भी आप देख लें। यहाँ पर क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि जून 1948 में अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के तहत जो है भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्रिटिश संसद है भारत के लिए जो स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था वो कब पारित किया था? तो जुलाई 1947 में पारित किया था। ये आप याद रखें। आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। भारत की आज़ादी के लिए माउंटबेटन योजना को अंतिम योजना माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे से पूछा जाएगा कि भारत की आज़ादी के लिए भारत जो योजना बनी थी उसका नाम क्या था? तो माउंटबेटन योजना थी। ये भी आप याद रखिएगा। और भारत के उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन ही उस समय के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? तो भारतनाट्यम जो है, भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है या तमिलनाडु से संबंधित है। प्रियंत आप सभी को बता दें कि फर्स्ट शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, इसलिए आप सभी को शास्त्रीय नृत्य टॉपिक जो है अच्छे से पढ़कर जाना है। अगर बात करें शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। उड़ीसी जो है कहाँ का है? उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। ये सब आप सभी को याद कर जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं। सोवाना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? सोवाना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका नृत्य किससे है? कथक से संबंधित है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारुल परमाल का संबंध किस खेल से है? पारुल परमाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। आगे देखते हैं। समय सीमा से पहले किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था? यह क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आज पूछा गया है आज कि समय सीमा से पहले किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसे समय से पहले 1 वर्ष पहले ही उसे समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं। कलिंग नृत्य उत्सव किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर टाइपिंग एरर है। कलिंग नृत्य उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किससे? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं। तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम क्या है?
तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? जिष्णु, विष्णु नहीं होगा फ्रेंड्स, जिष्णु देव वर्मा। क्या जिष्णु देव वर्मा जो है तेलंगाना के नए राज्यपाल हैं। आगे देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका संबंध भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से था। किससे था? भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से था। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आप सभी के सेकंड शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आप सभी जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है वो पंचवर्षीय योजना को अच्छी तरह से पढ़ कर जाएँ। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जो बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए आप पंचवर्षीय योजना को बढ़िया से पढ़ कर जाना। आगे देखते हैं, लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास होती है। आर्टिकल 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो लोकसभा भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला है? नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला है? ये आपसे के एग्जाम में पूछा गया था। तो अभी तक नृत्य के लिए किसी भी जो नृत्य करने वाले होते हैं उन्हें भारत रत्न नहीं प्राप्त हुआ है, ये आप याद रखिएगा। ये आप सभी के ऑप्शन में था। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह किस पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को स्थापित करना ही भारत के तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। हिंदी के क्वेश्चन ये हैं, आप सभी से ये पूछा गया था, कान भरना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? तो कान भरना जो है चुगली करना या फिर किसी दूसरे की बात दूसरे के कान में जाकर बताना ही क्या है कान भरना। मतलब आप सभी को पता ही होगा कि दूसरे की बात जाकर दूसरे से बुराई करना दूसरे व्यक्ति की, ताकि इन दोनों की लड़ाई हो जाए, उसे क्या कहते हैं? कान भरना। तो चुगली करना आप सभी के ऑप्शन में रहा होगा। आगे देखते हैं, उल्लू सीधा करना, ये आप सभी से मुहावरे में पूछा गया था, उल्लू सीधा करना। तो अपना काम निकालना जो है उल्लू सीधा करना के मुहावरे का अर्थ होगा। उसके बाद विलोम शब्द में आपसे से पूछा गया था, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्नत का विलोम शब्द जो है अवनति है। क्या है? अवनति है। तो फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के हमें मिल पाए थे। जितने क्वेश्चन मिले थे उन्हीं क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। फेक क्वेश्चन एक भी नहीं है। आप सभी के एग्जाम में ये हूबहू पूछे गए वही क्वेश्चन है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के पास पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। आप वहां पर ज्वाइन कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।